हेलो दोस्तों। इतिहास वैकल्पिक विषय जिसको लेकर के छात्रों में सिविल सर्विसेज में विशेषकर एक बहुत ज्यादा एक अलग अलग भ्रांतियां मौजूद है कि इसे हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि इसे लेना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि इसे नहीं लेना चाहिए। दोनों के अपने अपने तर्क हैं, दोनों की अपनी अपनी समझ है, सारी चीजें हैं। आज मैं इस बात को लेकर के मैं चर्चा करूंगा कि हमें इतिहास वैकल्पिक विषय क्यों लेना चाहिए। और इसलिए नहीं चर्चा करूंगा कि मैं इतिहास वैकल्पिक विषय पढ़ाता हूं, ऐसा नहीं है, बल्कि एक मैं सामान्य अध्ययन के टीचर होने के नाते आप लोगों को मैं डिस्कस करूंगा और फिर बताऊंगा कि इसके कितने बेनिफिट हैं, कितने बेनिफिट नहीं है, और कितना आसान है, और क्यों, कैसे, हर तरीके से, और क्यों ये टॉपर्स का फेवरेट सब्जेक्ट बना हुआ है। अब कहोगे टॉपर्स का फेवरेट सब्जेक्ट सर ये कब से बन गया? यस दोस्तों, टॉपर्स का सब्जेक्ट जब से हिंदी मीडियम लागू हुआ है तब से आप अगर पूरी लिस्ट उठा करके देखोगे, जिसमें टॉपर्स की लिस्ट उठा करके, उनमें से 90% से ज्यादा टॉपर्स का सब्जेक्ट हिस्ट्री मिलेगा। आज भी, पहले भी, और उससे पहले भी। आखिर ऐसा क्यों है? इन्हीं सारे मुद्दों पर चर्चा करूंगा और उसके बाद मैं आपको एश्योर करूंगा कि आप लोग इस सब्जेक्ट को लेकर के आगे बढ़ोगे और अपनी तैयारी को टॉप लेवल पर लेकर के जाओगे। देखिए, सबसे पहली चीज तो आप लोगों को जो समझना है वो मैं आप लोगों को यहां बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूं कि देखिए, अगर आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज में, सीएसई में अच्छी रैंक लानी है, रैंक बेस्ट लानी है, टॉप लानी है, तो आपको अपने ऑप्शनल में लगभग मान के चलिए तो 60% से ज्यादा मार्क्स चाहिए एक अच्छी रैंक के लिए। जीएस कितना भी मेहनत कर लीजिए बेटा, कुछ भी कर लीजिए, आपके 40-42% से 45% से ज्यादा जीएस में नंबर बहुत कम आते हैं, क्योंकि सिलेबस इतना ज्यादा जीएस का वाइड है कि आप बता नहीं सकते कौन से टॉपिक पूछ लिए जाएंगे, ये कोई आइडिया नहीं है। कितना एनालिटिकल पूछ लिया जाएगा, कोई आइडिया नहीं है। कितना उसका डिटेल होगा, कितनी उसकी डेप्थ होगी, हमें कोई आइडिया नहीं है। अगर 40 से 45% नंबर भी उसमें आते हैं, जनरली इतने ही टॉपर के मार्क्स उठा करके देख लीजिए, तो आराम से आपका सिलेक्शन तो हो जाएगा, उससे ऊपर आप नहीं जा पाओगे। ये मैं आपको एश्योर कर रहा हूं। अब कहोगे सर पहले से डिमोरलाइज कर रहे हैं। नहीं बेटा, डिमोरलाइज नहीं कर रहा, इतने पे ही सिलेक्शन हो जाता है, उसमें मेरिट इतनी ही जाती है, इतना ही, इससे ज्यादा ऊपर जा नहीं पाते हैं लोग, क्योंकि उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। बात समझ गए नहीं? और उसको हम सालों साल पढ़ते हैं, हमेशा पढ़ते हैं, हमेशा पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है, जो आपका अपना फेवरेट सब्जेक्ट होता है, आपका अपना पसंदीदा विषय होता है, उसको लेकर के यूपीएससी उसी सिलेबस में, फिक्स सिलेबस होता है, उसमें से ही क्वेश्चन पूछता है। बार बार पूछता है, घुमा फिरा के पूछता है, लेकिन पूछेगा उतने में से ही। अगर आप उसको ढंग से तैयार कर लेते हैं, उस पर अपनी ग्रिप बना लेते हैं, एक अच्छी मास्टरी कर लेते हैं, तो डेफिनेट सी बात है कि उसमें आप बेहतर परफॉर्म कर पाओगे। और यही वजह है कि इसमें 60% से ऊपर नंबर आसानी से आ जाते हैं ऑप्शनल में। जितने भी टॉपर्स देखोगे तो उनके मार्क्स जो हैं 60% के आसपास आपको मिल जाएंगे। इसका मतलब है ये नंबर आते हैं। तो सोचिएगा किसमें कितने ज्यादा परसेंटेज नंबर आ रहे हैं, तो ऑप्शनल में। और ऑप्शनल अगर आपका 40-42% से ऊपर जा रहा है तो आपकी अच्छी रैंक बना रहा है। 50% से ऊपर चला गया तो टॉप 100 में आप निकलने के चांस बन जाते हैं, बशर्ते कि 45% आपके जीएस में हो। बात समझ गया नहीं? अब बात आती है कि 60% क्या हर सब्जेक्ट में मिल सकते हैं? बिल्कुल बेटा, हर सब्जेक्ट में मिल सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में मिल सकते हैं, और हिस्ट्री में भी मिल सकते हैं, और हिस्ट्री में मिलते भी हैं। हिंदी मीडियम के लिए यह सबसे ज्यादा मुफीद, सबसे ज्यादा सूटेबल, सबसे ज्यादा भरोसेमंद विषय बन जाता है। ठीक है ना? ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि 60% का सवाल है, हमें भावनाओं में नहीं बहना। अब यहां पर एक चीज जो मैं आपको बता देना चाह रहा हूं, वो ध्यान से सुनिएगा, और वो ये है कि इतिहास को लेकर के जो आपके मिथक हैं दिमाग में, वो आप सुन लीजिएगा। मिथक, पहला मिथक, बड़ा सिलेबस। बिल्कुल सही बात है, सिलेबस बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, देखने में तो लगता ही है। दूसरा, ये फैक्चुअल है,
कितनी डेट, कितने नाम, कितने राजाओं के नाम, कितनी उनकी गतिविधियां कितनी याद करेंगे भाई। बहुत ज्यादा फैक्चुअल है। तीसरी चीज, इसमें मजा नहीं आता। मजा नहीं आता। ऐसा लगता है कि जैसे गड़े मुर्दे उखाड़े हों। इसमें कोई साइंटिफिक जैसी कोई चीज नहीं है। ठीक है ना। चौथा, इसमें मार्क्स नहीं आते। मार्क्स नहीं आते हैं, नंबर नहीं आते भाई। अब क्या करें? जब नंबर नहीं आते तो क्या करेंगे? ठीक है ना। और दूसरा, इसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। बहुत पढ़ना है। जितना बड़ा सिलेबस होगा उतना ज्यादा पढ़ना पड़ेगा यार, कैसे करें? तो ये मिथक हैं। मैंने पहले ही कह दिया, मिथक हैं। अब कहोगे कि सर आप तो हिस्ट्री पढ़ाते हो इसलिए तो मिथक बताओगे ही बताओगे। अभी किसी पॉलिटी वाले टीचर से जाकर पूछोगे तो नहीं बताएगा, वो कहेगा नहीं 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 ये सच है। ज्योग्राफी वाला कहेगा ये सच है। बाकी सब्जेक्ट कहेंगे ये सच है। मैं आज हिस्ट्री ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं एक सामान्य टीचर होने के नाते। अब ये मान के चलिएगा कि ये मेरा एक छोटा सा परिचय है। मनोज कुमार। मैंने जब तैयारी करना शुरू किया तो मैं ग्रेजुएशन जब मैं कर रहा था तो बीएससी कंप्यूटर साइंस में मैंने तैयारी करना शुरू किया। मैं बीएससी कंप्यूटर साइंस में पढ़ रहा था। ये मेरा ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड है। अब कंडीशन ये है कि इस संदर्भ में मेरे लिए तो हिस्ट्री का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। सोचना, मैंने 10+2 किया, वो भी साइंस में किया। यहां भी साइंस में हूं। और मैंने जब यूपीएससी की तैयारी करना शुरू किया तो यूपीएससी की तैयारी में मुझे जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट जो लगा, वो लगा हिस्ट्री, इतिहास। और मैंने अपने पसंद से मैंने इसको लिया और कई लोगों से मैंने चर्चा की, जो उस समय मेरे साथ के कई सारे सीनियर वगैरह भी थे, कई सारे परिचित लोग भी थे, भाई घर में मेरे रिलेटिव वगैरह भी थे जो अच्छे खासे लेवल पर सेलेक्ट हुए थे। उन लोगों से मैंने चर्चा किया तो उन्होंने कहा कि हिस्ट्री इज द बेस्ट। अब उन्होंने जो कहा और मैंने जो पढ़ा उसके अकॉर्डिंग मैं बता देता हूं। बोले कि बेटा हिस्ट्री में एक सबसे बड़ी चीज है कि आपको एक स्टोरी लाइन आपको पता होती है। स्टोरी लाइन यानी कि कहानी है जिसको आप दिमाग में कभी भी फ्रेम कर सकते हो और उस कहानी के पीछे आराम से आप अपने कंसेप्ट को बना सकते हो। नंबर एक। दूसरी बात जो मैंने समझी और मैंने चर्चा की उसके बिहाफ पर, बोले कि इसमें फैक्ट, बोले फैक्ट ऑप्शनल में नहीं पढ़ना पड़ता, जीएस में पढ़ना पड़ता है। यानी कि ऑप्शनल में मुश्किल से 10% फैक्ट पढ़ने होते हैं, बाकी ऑप्शन जीएस में आपको पढ़ना पड़ेगा, यहां नहीं पढ़ना पड़ता। बोले क्यों नहीं पढ़ना पड़ता? क्योंकि भाई ऑप्शनल में 3 चीजें पढ़नी पड़ती है। घटना, घटना का कारण, ठीक है ना, और घटना का प्रभाव। यानी कोई भी चीज घटना हुई इतिहास में, वो क्या हुई थी, क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, उसका इंपैक्ट क्या पड़ा, बस इतना ही पढ़ना है। इससे ज्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है। और इसी वजह से बहुत सारी छोटी मोटी जो चीजें हैं वो ऑटोमेटिक हट जाती हैं। यानी कि सिलेबस में दिखती हैं लेकिन उनसे क्वेश्चन नहीं बनते। अब जैसे हम दिल्ली सल्तनत में हम बात करें मध्यकालीन इतिहास की, हम सैयद वंश पढ़ते हैं, हम लोधी वंश पढ़ते हैं। प्री में पढ़ना पड़ेगा। प्री में उनका मकबरे भी पढ़ने पड़ेंगे, उनकी शैली भी पढ़नी पड़ेगी, सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। ऑप्शनल में कुछ छो नहीं पढ़ना है। क्यों? कुछ है ही नहीं ऑप्शनल के लायक। क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं बड़े लेवल पर जो हमारे समाज को, हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारी राजनीति को प्रभावित करता हो। ऐसा कुछ था ही नहीं। तो हमको किनारे कर देना है। सिर्फ एक चीज पढ़नी है, क्योंकि लोधी डायनेस्टी एक अफगान डायनेस्टी थी, इसलिए अफगान की परंपरा को उन्होंने अपनाया। तो उन्होंने अपने प्रशासन में जो नया तत्व लेकर के आए अफगानी परंपरा का, वो क्या था, बस इतना पूछा जाता है उनके राजत्व सिद्धांत के साथ में। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो सोचिएगा, इसकी वजह से इतना पढ़ना पड़ता है। तो सोचिएगा जीएस का अगर सिलेबस आपका 100% है तो सोचिए ऑप्शनल का जो सिलेबस है
ऑप्शनल का वो 60% है। बस ये अंतर है, और ये मेरे अपने अनुभव के दौरान है, जो मुझे मिला है, और मेरे जो सीनियर्स ने, मेरे जो टीचर्स हैं, उन लोगों ने जो बताया सारी चीजें, वही निकला। बोले ऑप्शनल में ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसका मतलब क्या हुआ? पढ़ना क्या है? कोई भी घटना क्यों हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, बस 2 चीजें, बाकी कुछ नहीं जानना। मैं गारंटी दे रहा हूं, मेरी क्लास में जब आप आओगे, तो आपको लगेगा सर ये तो जीएस से बहुत कम हो गया। जीएस में ज्यादा पढ़ना पड़ता है। एब्सोल्युटली ज्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। यहां नहीं पढ़ना। जैसे आर्ट एंड कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर में जीएस में आपको क्या पढ़ना है? स्थापत्य कला, मूर्तिकला, चित्रकला, नृत्य, संगीत, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। उसमें आपको ये भी पढ़नी पड़ेंगी, आपकी पपेट्री सिस्टम है, जो कठपुतली कहते हैं, हस्तशिल्प है, हैंडीक्राफ्ट है, उनके संस्थान हैं, तमाम तरह की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, सिक्के हैं, तमाम तरह की चीजें पढ़नी पड़ेंगी। ऑप्शनल में नहीं पढ़ना। ऑप्शनल में केवल 3 चीजें पढ़नी है: स्थापत्य कला, मूर्तिकला, चित्रकला। नृत्य संगीत भी केवल थोड़ा सा पढ़ना है, वो भी मध्यकाल का। प्राचीन काल में, आधुनिक काल में वो भी नहीं पढ़ना है। केवल इतना, बाकी कोई चीज नहीं पढ़नी। यानी कि आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस ऑप्शनल से कम मान के चलिए दुगने से ज्यादा है। पता है आपको? जीएस का सिलेबस ऑप्शनल से दुगने से ज्यादा है। और जितना जीएस का सिलेबस है, ऑप्शनल में मुश्किल से उसका 40% पढ़ना पड़ता है। 40%। और ये इसलिए बता रहा हूं मैं। तो बात ये क्लियर हो गई। और रही बात मार्क्स को लेकर के, मजा नहीं आता। मजा तो देखा बेटा, एक चीज बता रहे, मजा कब नहीं आता? जब आपका इंटरेस्ट ही ना हो। और इंटरेस्ट दो तरफ से होता है। मैं कितना भी अच्छा पढ़ाऊं, आपने मान के बांध के बैठ गए हो कि मुझे नहीं पढ़ना, मुझे नहीं समझना, मुझे समझ में नहीं आता, तो नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने इसको अच्छे टीचर के साथ पढ़ना है, जैसे मैं पढ़ाता हूं एक कहानी के तौर पर, और आपको लगे कि नहीं इंपॉर्टेंट है, मुझे पढ़ना ही है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, तो आप डेफिनेटली पढ़ोगे, मजा भी आएगा। मार्क्स बेटा हर सब्जेक्ट में आते हैं। यूपीएससी किसी सब्जेक्ट के साथ भेदभाव नहीं करता। अच्छा लिखोगे, अच्छे मार्क्स आएंगे, हर सब्जेक्ट में आएंगे। और सबसे बड़ी चीज, पढ़ना बहुत बहुत पड़ता है। ऐसा नहीं जब सिलेबस ही कम है तो कम पढ़ना पड़ेगा। फैक्चुअल इसमें नहीं पढ़ना, जीएस में ज्यादा पढ़ना है। अब बात आती है कि इसमें और ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से इसको और ज्यादा लिया जा सकता है या लेना चाहिए। देखिए, अपनी भाषा में लिखना, इसमें आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। बाकी अन्य सब्जेक्ट में अपनी भाषा में नहीं लिख सकते, उनका अपना शब्दकोश होता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई सिद्धांत नहीं होता, कोई थ्योरी नहीं है। जैसे ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, चले जाइए, थिंकर्स की अपने थ्योरीज हैं, लिखो, पढ़ो, और उनके अपना शब्दकोश भी है। तीसरा, इसमें करंट का कोई अपडेट का कोई कंसेप्ट नहीं है। करंट का इसका कोई अपडेशन का कंसेप्ट नहीं है। हाँ, वो भी कभी कभार कोई नई डिस्कवरी होती है, जैसे मैंने अभी बताया कि भाई साउथ इंडिया के कर्नाटक में शिवमोगा जिले में एक नया स्टोन मिला है, और उस पर राजा की डेट अलग दे रखी है, उनकी मृत्यु की। तो वह अलग चीज है, उसकी वजह से कुछ नए परिवर्तन आते हैं, वो कभी कभार होते हैं, साल 2 साल में एक आध, डेली बेसिस पर नहीं होता। पॉलिटी वगैरह में चले जाइए, एनवायरमेंट वगैरह में चले जाइए, रोज बदलिए, रोज बदलिए, रोज बदलिए। बात समझ गए? तो करंट अपडेट नहीं है। एक बार पढ़ लिया, लगभग 99% आपको हमेशा के लिए उतना ही सेम हो गया। बस थोड़ा बहुत कभी कभार चेंज हुआ तो हुआ। सबसे बड़ी जो चीज है इसमें, हिस्ट्री में, आपको बता देता हूं, इसका जीएस में रोल कितना है। जीएस में रोल, जिसकी वजह से मैं हमेशा आपको प्रीफर करता हूं। आप नहीं पढ़ना चाहते हो, मत पढ़िए। जीएस में आपको एंशियंट पढ़ना है, मेडिवल पढ़ना है, मॉडर्न पढ़ना है, वर्ड पढ़ना है। प्री और मेंस दोनों के लिए पढ़ना है, यानी कि सिलेबस ऑप्शनल से ज्यादा पढ़ना है आपको। जब उससे ज्यादा पढ़ना है तो फिर हम इससे कम पढ़ करके क्यों ना काम चला लें। हाँ, आपके दिमाग में आएगा सर वहां तो 3 से 4, 3.5 महीने में खत्म हो जाता है, यहाँ 6-7 महीने क्यों लगते हैं? क्योंकि यहां पर जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसके अंदर के कारणों को डिटेल में समझाया जाएगा। क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, इस पर चर्चा ज्यादा की जाएगी। जीएस में इतनी नहीं की जाती है, जबकि क्वेश्चन जीएस में इसी लेवल के आने लगे हैं। ऑप्शनल से भी ज्यादा कठिन क्वेश्चन आते हैं, और जितना भागोगे उतना आप भागते रहिए। दूसरी चीज एक और भी है इसमें, जो आपको ध्यान रखना है। जीएस का पेपर जो 1 है, चाहे सोसाइटी हो, ठीक है ना, सोसाइटी वाला सेगमेंट है, उसमें अच्छा खासा रोल है इसका, जीएस का।
अब कहोगे सर ऐसे कैसे? क्यों भाई? देश की आजादी के बाद आपने देश के सामाजिक विकास के लिए, चाहे बाल विकास हो, महिला विकास हो, अल्पसंख्यक विकास हो, दलितों का विकास हो या किसी का भी विकास हो, उसके लिए आपने क्या प्रावधान किए हैं? कौन-कौन सी योजना बनाई है? आएगा कि नहीं आएगा? जीएस पेपर 2 में आ जाइए। जीएस पेपर 2 में आपका पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, ठीक है ना? आपका फिजिकल जो कहा जाए गवर्नेंस है, वो सारा सेगमेंट है। आईआर में आ जाइए, पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री है। आपकी देश की आजादी के बाद आपकी विदेश नीति है। वर्ल्ड हिस्ट्री सब इसी में आएगी। और जब तक वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं समझे तो बेटा 10 दिन में आप आईआर को नहीं समझ पाओगे जीएस के लिए। तो जीएस में जितना हिस्ट्री पढ़ोगे उतना ज्यादा नंबर यहां पर खींचोगे आपका। और आ जाइए इसके अलावा जीएस पेपर 3, इकोनॉमी हुआ, साइंस टेक हुआ, ये कुछ भी ले लीजिए, या आपका इंटरनल सिक्योरिटी हुआ। इनमें कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आपके हिस्ट्री से ही बैकग्राउंड में आते हैं। जैसे आपने देश की आजादी के बाद कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई थी? कौन सी इंडस्ट्रियल पॉलिसी अपनाई थी? और यही क्यों अपनाई? आपने एग्रीकल्चर के लिए क्या प्लान किया था? आपने मिक्स इकोनॉमी ही क्यों अपनाई? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए भारत सरकार ने उस समय देश की आजादी के बाद क्या प्रावधान किए थे? कौन सी पॉलिसी अपनाई थी? इकोलॉजी के लिए, एनवायरमेंट के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, इवन डिफेंस सेक्टर के लिए, या आप कह लीजिए आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए। ये सारी चीजें आपकी यहां पर आती हैं। इंटरनल सिक्योरिटी में आखिर हमारे देश में ये समस्या आई क्यों, नक्सलवाद को लेकर के क्यों पनपाई है? ये सब आपके उस समय आपको डिस्कस किया जाता है कि जब हम किसानों की समस्याओं को, वहां के आदिवासियों को समस्याओं को हम समाधान नहीं कर पाए तो उन्होंने हथियार उठा लिए। और उसी क्षेत्र में क्यों, उसी बेल्ट में क्यों, जो नक्सलवाद के एरिया से होकर के, आपके बंगाल से होकर के, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के इलाके तक पहुंची? ऐसे आखिर ऐसे कैसे? रेड कॉरिडोर क्यों बन गया? इस सब के जवाब इतिहास में हैं। बात समझना। तो ये सारी चीजें हैं। और जीएस पेपर 4, इथिक्स। इथिक्स में 2 यूनिट है थिंकर्स की, जिनमें चाणक्य भी पढ़ोगे, विवेकानंद भी पढ़ोगे, महात्मा गांधी पढ़ोगे, टैगोर भी पढ़ोगे। कई सारे ऐसे बड़े बड़े विद्वान हैं जिनके थिंकिंग को, उनकी अप्रोच को इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, नैतिकता के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये सब इतिहास जब समझ जाओगे तो इनको पढ़ना भी आसान हो जाएगा, याद रखना भी आसान हो जाएगा, सारी चीजें आसान हो जाएंगी। अब बता दो। और आ जाइए निबंध। ऐसे ऐसे में बिना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के कोई भी ऐसे आप लिख पाओगे? बता दीजिए। पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। अब बताइए कि मैं इतिहास वैकल्पिक विषय क्यों ना लूं? और जब आपको पता हो कि जीएस में इससे ज्यादा पढ़ना ही है तो फिर मैं ऑप्शनल क्यों ना पढ़ लूं बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के? और जब इसको पढ़ लोगे तो बेटा प्री के लिए और मेंस के लिए, जीएस के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल फैक्चुअल एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, बाकी सब तो यहां से हो जाएगा। फैक्चुअल पोर्शन आपको अलग से पढ़ना ही पढ़ना है, एनी हाउ वो पढ़ना ही है। जबकि बाकी अदर सब्जेक्ट में जब आप जाओगे तो ये मान के चलिएगा कि वहां पर एक पेपर आपको अलग पढ़ना पड़ता है और एक पेपर ऑप्शनल का, जीएस का अलग होता है। लेकिन यहां पर पूरा जीएस इसमें कवर है, केवल फैक्चुअल को छोड़ करके। पॉलिटी में चले जाइए। पॉलिटी में फर्स्ट पेपर क्या है? थिंकर्स और आपकी थ्योरी है, जिसका जीएस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे इसमें ऐसा कोई पोर्शन नहीं है जिसका जीएस से लेना देना ना हो। ज्योग्राफी में चले जाइए, वहां थिंकर्स हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन यहां नहीं है। फिलॉसफी का इससे कोई लेना देना नहीं है, हिंदी लिटरेचर का इससे कोई लेना देना नहीं है जीएस से, पढ़ लो। और करंट डेपुटेशन भी मांगते हैं ये सारी चीजें, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, स्टैटिक है। बस बार बार एक ही चीज को सोचना है, बार बार एक ही चीज को पढ़ना है और कहानी की तरह अपने दिमाग में पढ़ना है। बहुत ही सिंपल साइंटिफिक तरीका है, साइंटिफिक तरीके से पढ़ना है, इसमें रट्टा नहीं मारना है। घटना क्यों हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, इसने क्या जन्म दिया, क्यों जन्म दिया। अगर ये तार आपने बना लिया, ये लिंक आपने बना लिया, इतिहास से ज्यादा आसान कोई हो ही नहीं सकता। सोच लीजिएगा। अगर आप इसी पैटर्न पर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो फटाफट ये रहा आपका
11 तारीख से मेरा नया बैच शुरू हो रहा है, इसको आप जॉइन कर लीजिएगा। इतिहास वैकल्पिक विषय, जिसमें लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज सब कुछ रहेगा ही रहेगा। साथ के साथ एक चीज़ इसमें और भी रहेगी, मैटर मैं अपना बना हुआ खुद देता हूँ, मैं पीवाईक्यू क्लास में खुद डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना? आंसर राइटिंग मैं आपकी कराता ही कराता हूँ। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है और आप मेरी गाइडेंस में तब तक रहोगे जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि केवल और केवल जब तक कोर्स चल रहा है तब तक आप मेरी गाइडेंस में हो, नहीं, टिल सिलेक्शन मेरी गाइडेंस में रहोगे। तो एम के लाइव कोड के माध्यम से फटाफट आज ही इस बैच को जॉइन कीजिए मेरे साथ। 11 तारीख से हम लोग मिल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।